जय जिनेन्द्र, वेलकम टू येलो क्लासेस डिजिटल लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं वैभव सर आपके सामने नीट 2021 के पेपर डिस्कशन हम ले रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और आज हम 41 टू 50 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अपन चल रहे हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो हम क्या करते हैं, पहले लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f। हमें पता नहीं है कि ये लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, हमें पता नहीं है ये लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, तो हम पहले इमेज की लोकेशन निकालते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 और वो होगी नेगेटिव, बिकॉज रे इस डायरेक्शन में आ रही है, रे इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, और फोकल लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 माइनस 1/60, तो 1/60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आएगा 60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर का मतलब है ये इमेज बनाएगा ऐसे। देखिए ध्यान से सुनना, ये इमेज है यहाँ पीछे बनाएगा, क्योंकि देखो ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पर इमेज का लोकेशन आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और उसकी इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ रही है 60, यानी इमेज भी 60 सेंटीमीटर पे बनाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने प्लेन मिरर रख दिया है, समतल दर्पण रख दिया है। अब आपको पता है समतल दर्पण जैसे ही रखेंगे तो रे वापस क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी, बैक आ जाएगी, वापस पीछे आ जाएगी। यानी समतल दर्पण के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मींस वी कैन से ये जो वस्तु लेंस ने ये प्रतिबिंब बना के दिया, तो ये है इसका वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन समतल दर्पण के लिए ये आभासी वस्तु है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिसका ये रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है 60 में से ये 40 गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, तो ये 20 है, तो ये डिस्टेंस भी 20 है, क्योंकि प्लेन मिरर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनाता है, तो 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये कर्व सरफेस लेंगे। देखो लेंस में दो कर्व सरफेस होती है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी है, ये किसने बनाई है, प्लेन मिरर ने। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, इस कर्व सरफेस के लिए, इस कर्व सरफेस के लिए। तो हम देखेंगे इससे रे कैसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, और हम इसके कर्वेचर पॉइंट से, पोल से हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी -20 सेंटीमीटर। बहुत सोच के होता ना, ये टोटल डिस्टेंस है 40 में से ये 20 हमारे पास चला गया, तो बचा कितना 20, तो ये डिस्टेंस है 20। लेकिन ये नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि रे इधर आ रही है, हम ऐसे मेजर करें, तो u नेगेटिव हो गए। वापस अपन लेंस फार्मूला लगा देते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। तो फाइनल इमेज कहां बनेगी हमें नहीं पता, -20 मान लेते हैं, और 1 फोकल लेंथ हो जाएगी 30, तो 1/v डैश की वैल्यू आएगी 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20। इसका एलसीएम आएगा -1, 20 - 30 - 10, तो माइनस, तो v डैश की वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी इससे -60 सेंटीमीटर यानी पीछे की तरफ बनेगी, यानी यहीं पे बनेगी। वापस देखिएगा, ये है हमारे पास कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस से 60 सेंटीमीटर नेगेटिव का मतलब पीछे, वहीं पर बनेगी जहां पर ये पहली बार उसने इमेज बनाई थी। इसका मतलब मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, और पीछे बनेगी तो आभासी होगी, तो हम बोलेंगे 20 सेंटीमीटर लेंस से रॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लेंस से रॉन्ग, 30 सेंटीमीटर समतल दर्पण से रॉन्ग, 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यस, और ये आभासी प्रतिबिंब बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। मैंने आपको क्लियर कैलकुलेशन बता दिया। जय जिनेंद्र सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, एक कार में एक पर्सन बैठा है ना, वो जो कार है वो रेस्ट से ट्रेवल करती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। तो हम कार का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, u + at। u है हमारे पास 0, एक्सेलरेशन है हमारे पास 5, और हमारे पास 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड पर हम कार की वेलोसिटी निकाल लेते हैं
तो 4 सेकंड पर कार की वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। ये कार चल रही है x डायरेक्शन में सपोज, तो ये x डायरेक्शन में किसकी वेलोसिटी आ गई, कार की वेलोसिटी आ गई। अब क्या हुआ, 4 सेकंड पर कार से एक पर्सन एक बॉल को ड्रॉप करता है, गिराता है। तो आप देखिएगा जिस वेलोसिटी से कार चल रही थी 4 सेकंड पर कार की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल 20 मीटर प्रति सेकंड से कार चल रही थी। अगर कार 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी तो उसमें जो बॉल अपन ने गिराई थी उस समय 4 सेकंड पर जिस समय हमने ड्रॉप की थी बॉल को, उस समय भी कार का बॉल का स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकंड था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आ चुकी हमारे पास इनिशियल जब अपन ड्रॉप कर रहे हैं। अब कार तो आगे निकल गई, ठीक है। अब बॉल हमने गिरा दी तो बॉल किधर गिरेगी, नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरेगी क्योंकि अब फ्री फॉल होगा। तो y डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। y डायरेक्शन में u प्लस 80 होता है। y डायरेक्शन में कार हमने तो बॉल को गिराया था तो बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी, तो सॉरी कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी तो बॉल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल जाएगी। लेकिन जब हमने कार आगे निकल गई है तो अब बॉल किधर जाएगी, y डायरेक्शन के अंदर डाउनवर्ड जाएगी। तो y डायरेक्शन के अंदर y दिशा के अंदर नीचे की तरफ उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और एक्सेलरेशन रहेगा g कितना 10 और टाइम कितना है 6 सेकंड पर गेंद का वेग पूछा। तो 4 सेकंड पर हमने गिराई, 6 सेकंड पर पूछा तो गैप कितना है 2 सेकंड। तो हमने देखा ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड कार का y डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में, इसका मतलब बॉल का x डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 20, y डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड आ रखा है वो भी 20। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 400 800, 800 को लिख सकते हैं 400 into 2 यानी 20 रूट 2। 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड, इसमें फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में है। लेकिन उसने क्या पूछा, त्वरण भी पूछा। तो देखो जब हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया 6 सेकंड पर बॉल गिर रही है यानी उसका एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी का है, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। क्लियर सबको? ये x कंपोनेंट हमारे पास पता है, y कंपोनेंट हमें पता है, हम डायरेक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 27 drops of same size are charged 220 volt each. They combine to form a bigger drop. तो देखो हम ये जानते हैं जब छोटी-छोटी बूंदों को जोड़कर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, जैसे ये हमारे पास छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स, इसको हमने जोड़कर एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन किया। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R और एक छोटी ड्रॉप की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जब अपन ने किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है तो जितनी भी ड्रॉपलेट्स है जब जुड़ेगी तो जो वॉल्यूम आएगा सबके जुड़ने से वो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन, अब बॉल का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, वो किसके बराबर होगा 27 छोटी बूंदों के आयतन के। एक छोटी बूंद का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल r क्यूब इनटू 27 बूंदें कितनी है 27 है, 27 ड्रॉप्स ये समान 27 बूंदें। तो हम 4/3 पाई ये कैंसिल कर लेंगे, 4/3 पाई कैंसिल कर लेंगे तो r क्यूब वैल्यू आ जाएगी 27 r क्यूब यानी r इज इक्वल टू आएगा 3r। यानी बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस होगी वो एक छोटी ड्रॉप की रेडियस का थ्राइस होगी, 3 गुना। समझ रहे हैं आप? बड़ी ड्रॉप बिल्कुल सही। तो जब एक बड़ी बूंद को हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम छोटी छोटी बूंदों को जोड़कर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होता है वो n इंटू छोटी बूंद के एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो आपको पूछा बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करो। बड़ी बूंद का विभव क्या होगा kq अपॉन कैपिटल R, k अपॉन r। r की वैल्यू किसके बराबर है 3r, r की वैल्यू 3r है। और एक बूंद पर अगर चार्ज स्मॉल q माने तो 27 पर क्या होगा 27 q होगा। अरे यस और नो, 3 से ये कैंसिल होगा तो 9 टाइम्स, तो 9 kq अपॉन r आएगा। और एक छोटी बूंद को जो पोटेंशियल दिया गया है वो 220 दिया गया है, 220
तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 220, 22 का 9 गुना, 22 का 10 गुना होता है 220, उसमें से 9 यानी 1980। या आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर इसका सॉल्यूशन होगा 1980 वोल्ट एक बड़ी बूंद का वोल्टेज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर पूछा, देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, चुंबक तत्व से रिलेटेड है। इसने कहा 12A लंबाई है, 12A लेंथ है और एक रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो A भुजा के समबाहु त्रिभुज बनाया उससे और A भुजा का वर्ग बनाया। तो देखो आपके पास वायर जो है उसकी लेंथ है 12A, इससे अपन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, A भुजा। तो टोटल भुजा बताओ 3A। टोटल जो लेंथ बनेगी, अगर एक त्रिभुज बनाए तो हमें लेंथ चाहिएगी 3। तो कितने लूप मिल जाएंगे हमें, देखो 12A की लेंथ है और हमारे पास एक अगर त्रिभुज बनाते हैं तो हमें 3A का लेंथ यूज होता है। हमारे पास 12A की लेंथ है, वापस समझिएगा, A और A टोटल कितनी लेंथ हुई 3A। ठीक, एक त्रिभुज बनाते हैं तो हमारे पास 12A की लेंथ पड़ी है और 3A की लेंथ जो मिलती है वो एक त्रिभुज से मिलती है। तो हमारे पास कितने टर्न्स बनाने पड़ेंगे, तो 3A का एक टर्न, अगला 3A यानी 6A हो जाएगा, फिर अगला 3A 9A हो जाएगा, फिर अगला 3A 12A हो जाएगा, यानी 4 टर्न्स मिलेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पहले केस में मिलेंगे, 12A लेंथ थी, उसमें एक त्रिभुज बनाया अपन ने तो 3A यूज हुआ, तो टोटल टर्न्स मिलेंगे 4। बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी लोहिया, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ये 12A की लेंथ अगर अपन स्क्वायर बनाए, ये A है ये A है, स्क्वायर को अगर बनाते हैं तो 4A चाहिए एक स्क्वायर बनाने में, एक वर्ग बनाने में। तो 12A की हमारे पास लंबाई है, तो 4A की एक लूप है, 8A के 2 लूप बनेंगे और 12A के 3 लूप बनेंगे। तो इस बार जो हमें नंबर ऑफ लूप्स मिलेंगे वो आएंगे 3 लूप्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और हमें पूछा प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M बराबर INA, M बराबर INA। I कितना है, करंट तो सब में सेम ही रहेगी क्योंकि वायर वही है, उसी को अपन ने वाइंड किया है तो करंट तो सेम रहेगी। I नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पहले वाले में 4 है और समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, एक साइड का स्क्वायर √3/4A², तो आ जाएगा √3IA²। अभी ऑप्शन किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बाकी कहीं पर है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से इसके लिए निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, I करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 3 है और एरिया होगा साइड स्क्वायर, ये किसका होगा, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 3IA²। ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a ball of mass 0.15 kilogram is dropped from height 10 meter, ठीक है, strikes the ground and rebounds। तो देखो उसने पूछा इंपल्स निकालो, इंपल्स मतलब आवेग निकालो। तो इसके लिए हम प्रमेय लगाते हैं, आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वो बोलती है इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो देखो हमें उसका मॉड चाहिए, मॉड यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना, परिमाण चाहिए, यानी आंसर भले नेगेटिव आएगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, राइट। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक बॉल को जब गिराया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जिस वेलोसिटी से बॉल टकराती है वो वेलोसिटी होती है √2g। h हाइट से अगर अपन बॉल को ड्रॉप करें, जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक करती है वो होती है √2gh। अब बॉल क्या करेगी, वापस अगर इसी हाइट पे पहुंचना है तो वापस बॉल उसी वेलोसिटी से ऊपर रीबाउंड करेगी, उसी वेलोसिटी से रीबाउंड करेगी। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mv। समझ पा रहा है, अगर मैं ये डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मानता हूं तो अपर डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो उसका मोमेंटम, अपर वाला मोमेंटम पॉजिटिव मान लिया मैंने, ऊपर वाली दिशा का संवेग पॉजिटिव माना, नीचे वाली दिशा का संवेग नेगेटिव मान रहा हूं। तो कितना होगा 2mv, तो मास कितना है 0.15 है और वेलोसिटी होगी √2g
जी कितना 10 और h कितना है 60 मीटर से अपन गिरा रहे हैं, सॉरी 10 मीटर से गिरा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर से गिरा रहे हैं। 10 का 10 गुना 100 का दुगुना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 100, तो 30/100 ये आ जाएगा 10√2। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3√3 की वैल्यू होती है 1.41, तो 14 का 3 गुना तो 42, तो ये आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है इम्पल्स, ये है आवेग, राइट। कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी, बिल्कुल इजी मैनर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, एसी का क्वेश्चन है, और अगर एसी का क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर अगर अपन आदर्श मानते हैं, आदर्श मींस आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें किसी भी प्रकार का शक्ति क्षय ना हो, एनर्जी लॉस ना हो, तो हम ऐसा बोलेंगे इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। आप देखिए, हम पावर एक दी हुई है 44 वाट, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी V प्राइमरी I प्राइमरी, V सेकेंडरी I सेकेंडरी। वापस सुनिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, V यानी वोल्टेज, I मतलब करंट। अब ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल और द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के लिए हमने PP लगाया है, सेकेंडरी कॉइल के लिए SS लगाया है। तो उसने कहा AC means of supply 220 volt is made to operate at 11 volt, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है इग्नोरिंग पावर लॉसेस, पावर लॉस नहीं मानना है, यानी ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, तो उसने कहा करंट कितनी है प्राइमरी सर्किट में, तो हमें पता नहीं है करंट कितनी है IP। अब देखें, तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये है हमारे पास 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, देखो ये दिया हुआ है, सप्लाई दी हुई है इनपुट वोल्टेज 220, और हमें इसको ऑपरेट करवाना है 44 वोल्ट पे, तो हमें इसको ऑपरेट कराना है 44 वोल्ट, ठीक है। मतलब पावर जो है V इंटू आई, जो आउटपुट पावर है वो 44 वोल्ट की आनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें IP मिल जाएगा, 22 से कैंसिल करेंगे, 22 दो बार जाएगा और यहाँ पर 10 बार जाएगा, तो 2/10 IP की वैल्यू होगी 2/10, यानी 0.2 एम्पियर आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आप वापस समझिए क्या हुआ, आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम क्यों है, क्योंकि पावर लॉस नेग्लिजिबल है, इग्नोर किया हुआ है। इनपुट पावर क्या होती है, VI VP IP हमें निकालना है, और इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्टता दी हुई है 220 वोल्ट, 220 रखा। हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट पावर चाहिए, इसको ऑपरेट कराना है 44 वोल्ट पे, तो पावर VS IS की डायरेक्ट वैल्यू 44 दे रखी है, हमने सॉल्व किया, IP की वैल्यू 0.2 एम्पीयर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, a particle moving in a circle of radius capital R with a uniform speed takes a time t to complete the revolution। अब देखो आप, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो अगर वो रिवॉल्व करता है तो हमने मान लिया उसकी स्पीड कितनी है, v है, v स्पीड से या u स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, u स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, इसको एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, समय होता है दूरी बटा 4, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना हो तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 2πr, राइट, और स्पीड कितना है u, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां से u का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं 2πr/t, क्योंकि क्वेश्चन में देखो रेडियस दिया हुआ है और टाइम पीरियड t दिया हुआ है, तो हमने ये u एज्यूम किया है, u माना है, तो ये u की वैल्यू हमने रख दी, राइट। आगे चलते हैं, यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से, देखो उसी चाल, यानी ये u चाहिएगा, यही वेलोसिटी चाहिए, थीटा एंगल पर अपन ने प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट गेन होगी और वो 4r के इक्वल होगी। तो देखो हम जानते हैं, अगर अपन u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, प्रक्षेपित करें, तो ये प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन बनता है, राइट। तो उसमें अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये पूछ रहा है कि जो हाइट है वो आपके पास किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। तो हाइट 4r मान लेंगे, u स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अपन इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। हमें साइन क्या चाहिए था, थीटा चाहिए। स्क्वायर हटाएंगे तो ये पावर आ जाएगी आपके पास 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो पावर 1/2। हमें थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r और उसकी पावर 1/2। 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्लियर, बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। ये पूरा नीट 2020 का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।